गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे आज। तो इसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग अभी तक फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील तक पढ़ चुके थे। आज अब हम लोग को पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ स्टील के बारे में, कि स्टील का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। जैसे आपका कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है। तो ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें क्या समझेंगे कि कार्बन के बारे में डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और आपको स्टील डिज़ाइन का सारा नोट्स इसमें मिलेगा, सारा वीडियो मिलेगा इसमें। और साथ साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग का हर एक वीडियो, और साथ में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, और साथ में आपको जीके जीएस, और साथ में आपको रीजनिंग भी इसमें मिलेगी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं छठा, कंपोनेंट ऑफ स्टील। तो स्टील में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपका हो जाएगा कार्बन। चलिए, तो अब कार्बन के बारे में डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। तो कार्बन इज द मेन एलिमेंट which affect the mechanical property of steel। तो देखिए, कार्बन जो होता है आपका क्या होता है, मेन एलिमेंट होता है, जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टील के इफेक्ट करता है। तो कहेंगे कि कौन ऐसा कंपोनेंट होता है, कौन ऐसा मेन कंपोनेंट है जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील को इफेक्ट करता है। तो वह आपका हो जाएगा कार्बन। अब कार्बन का इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। द इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट का क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में अब देखिए समझते हैं। तो कह रहा है कि इफ द कार्बन कंटेंट increases then strength FyFu इंक्रीजेज। समझ में आ गया कि अगर आपका स्टील में कार्बन का परसेंटेज आपका इंक्रीज होगा तब आपका Fy और Fu भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका स्टील में कार्बन कंटेंट आपका इंक्रीज होता है तब आपका Fu और Fy भी इंक्रीज होगा। Fy क्या होता है, Fy आपका यील्ड स्ट्रेंथ होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। और Fu आपका क्या होता है, Fu आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। तो जब भी आपका कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो आपका Fy और Fu आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब कहेंगे कि हाउ से, टॉपिक है मेरा, हाउ से Fy Fu इंक्रीज है। कैसे कहेंगे कि Fy और Fu आपका इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका डायग्राम होता है माइल्ड स्टील का।
इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये आपका मीडियम का होता है, ये आपका हाई कार्बन स्टील का होता है। यानी ये जो आपका हो गया माइल्ड स्टील का हो गया, इसका परसेंटेज आपका कितना होता है 0.23% होता है। ये आपका किसका हो गया मीडियम स्टील का होता है, जिसका परसेंटेज आपका कितना होता है 0.25 से लेकर 0.60%। और ये ऊपर वाला किसका हो गया आपका, ये हो गया हाई स्ट्रेंथ स्टील का। हाई स्ट्रेंथ स्टील मतलब HYSD का। तो ये चीज़ हो गया। और इसका आपका FY कहाँ है, यहाँ पे है। और हम लोग देखते हैं देखिए इसका आपका FY कहाँ हुआ, यहाँ पे हो गया। इसका आपका FY कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो आपका कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है और FY भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साथ साथ इधर FU है तो वो भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपका 0.2%। तो समझ में आ गया। तो जब भी अगर कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा तो आपका FU और FY क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि इफ द कार्बन कंटेंट increases then strength FY/FU increases and hardness increases, then steel become brittle, मतलब लेस डक्टिलिटी। बात समझ में आ गया कि अगर आपका कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है किसमें, स्टील में, तब आपका स्ट्रेंथ जो है FY और FU वह भी इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ आपका हार्डनेस भी इंक्रीज होगा। लेकिन साथ साथ क्या होगा, यह स्टील आपका ब्रिटिल हो जाएगा। ब्रिटिल कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी उसका कम होगा। ब्रिटिलनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी हम लोग को इतना समझना है कि अगर स्टील में कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो आपका FY FU दोनों इंक्रीज होगा और साथ साथ आपका हार्डनेस भी इंक्रीज होगा और स्टील आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एडवांसमेंट और प्रॉफिट ऑफ कार्बन कंटेंट देन लोड इंक्रीजेस। बात समझ में आ गया कि अगर आपका स्टील में कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा तो स्टील आपका लोड ज़्यादा सहने का कैपेसिटी रहेगा उसमें। अगर कार्बन कंटेंट का आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लोड सहन करेगा। ये चीज़ हो गया। लेकिन साथ साथ डिसएडवांटेज भी होता है कोई भी चीज़ का। वह क्या होगा डिसएडवांटेज, उसके बारे में देखते हैं। एंड डिसएडवांटेज ऑफ
carbon content, then break सडन। देखिए तब क्या हो जाएगा, वो सडन ब्रेक कर जाएगा। तब अगर आपका कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ आपका क्या होगा, ब्रिटिल हो जाएगा। और ब्रिटिल का बिहेवियर क्या होता है, वो आपका सडन फेल बताता है। और डक्टाइल का बिहेवियर क्या होता है, वो आपका सडन फेल नहीं बताता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का कंटेंट को ज़्यादा नहीं रखते हैं। एडवांस ये है कि आपका लोड ज़्यादा कैरी करेगा, लेकिन आपका कब फेल हो जाएगा वो हम लोग नहीं जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे इसका टॉपिक देखते हैं। कार्बन में ही चल रहा है अभी, कार्बन में ही। चलिए देखिए कह रहा है कि हार्डनेस increases then bore and rivet no इफेक्ट। समझ में आ गया कि अगर आपका स्टील में हार्ड हो रहा है, हार्डनेस इंक्रीज हो रहा है, तब आपका बोल्ट और रिवेट पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका हार्ड हो रहा है, हार्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्टील में कार्बन इंक्रीज होगा तो स्टील आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और जब आपका स्टील हार्ड हो जाएगा तो वह आपका बोल्ट और रिवेट पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वह आपका किस पे इफेक्ट डालेगा, वेल्डिंग पे इफेक्ट डालेगा अगर स्टील आपका ज़्यादा हार्ड होगा तो कह रहा है कि हार्डनेस increases then bolt and rivet no effect but have effect in वेल्डिंग। बात समझ में आ गया। अगर आपका हार्डनेस इंक्रीज होता है तो रिवेट और बोल्ट पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपका वेल्डिंग पे पड़ जाएगा। अगर ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा तो वेल्ड हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे। कर रहा हूँ काहे वेल्डिंग पे इफेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि हार्डनेस increases then bolt and rivet no effect but have effect in welding because more hard, more हीट। बात समझ में आ गया। चलिए तो जब आपका हार्डनेस इंक्रीज होगा तब आपका बोल्ट और रिवेट पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वेल्डिंग पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा वो हार्ड होगा तो हीट भी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका किस पे इफेक्ट करेगा, वेल्डिंग पे इफेक्ट करेगा। वही चीज़ होगा कि अगर हार्डनेस इंक्रीज होगा तो रिवेटिंग बोल्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा, आपका वेल्डिंग पे डिपेंड कर जाता है। अब जो कार्बन कंटेंट जो होता है हीट के लिए, हीट में कार्बन कंटेंट कितना होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए रेंज ऑफ
कार्बन कंटेंट ऑफ हीट 0.42। तो कार्बन कंटेंट कितना होता है हीट में आपका 0.42 हो जाता है। तो कार्बन कंटेंट आपका कितना हो रहा है 0.42। अगर कार्बन इक्विवेलेंट अगर कम है 0.42 से तब आपका पहले ही हीट का रिक्वायरमेंट देगा। अगर आपका 0.42 तक है हीट में कार्बन तब आपका सही है, लेकिन आपका अगर उससे कम है तब उसके पहले हमको हीट देना पड़ेगा। तो कह रहा है कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन कंटेंट less than 0.42%, then preheat रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गया कि अगर कार्बन इक्विवेलेंट आपका 0.42 से कम है तब आपको पहले हीट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। चलिए, अगर कार्बन कंटेंट आपका 0.42 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा उसको समझने का आप कोशिश करते हैं। रेंज आपका 0.42 होगा। अगर 0.42 से कम है तब क्या होगा, 0.42 से ज़्यादा है तब क्या होगा, उसके बारे में अब हम समझने का कोशिश करते हैं। तो कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.42, then नो प्रीहीट रिक्वायर्ड। चलिए, अगर आपका 0.42 से ज़्यादा होगा तब आपको हीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब बार बार हम लोग कार्बन इक्विवेलेंट कर रहे थे। कार्बन इक्विवेलेंट होता क्या है उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो कार्बन इक्विवेलेंट क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कार्बन प्लस ऑल अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन इक्विवेलेंट क्या होता है, उसमें आपका कार्बन और साथ साथ तो कार्बन इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, उसमें आपका कार्बन होता है साथ साथ अदर एलिमेंट भी होता है। तो अदर एलिमेंट क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ मैग्नीज बाई 6 प्लस परसेंटेज प्लस क्रोमियम परसेंट प्लस मैग्नीशियम परसेंट बाई 5 प्लस परसेंटेज निकेल प्लस परसेंटेज कॉपर डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बन इक्विवेलेंट। तो कार्बन इक्विवेलेंट में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ मैग्नीज बाई 6 प्लस परसेंटेज ऑफ क्रोमियम परसेंटेज प्लस मैग्नीशियम परसेंटेज बाई 5 प्लस परसेंटेज ऑफ निकल कॉपर बाई 15। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे क्या कर रहा है वो चीज़ अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि जब डक्टिलिटी ज़्यादा होगा तब आपका ब्रिटलनेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो व्हेन ductility more than brittleness लेस, जब आपका डक्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगा तब आपका ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, और जब डक्टिलिटी कम होगा तब आपका क्या होगा, ब्रिटलनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है when ductility less than brittleness more। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब कार्बन कंटेंट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तब क्या होगा वो चीज़ समझते हैं। वो इंक्रीज हो रहा तब था, अब आपका कार्बन कंटेंट डिक्रीज होगा तब क्या होगा, उसके बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, कार्बन कंटेंट decreases then strength FyFu also decreased। बात समझ में आ गया कि अगर आपका कार्बन कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब आपका FyFu भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं, कार्बन कंटेंट decreases then strength FyFu decreased then ductility more। बात समझ में आ गया कि अगर आपका कार्बन कंटेंट डिक्रीज हो रहा है तब आपका Fy और Fu क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और साथ साथ आपका डक्टिलिटी ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है, इसलिए इसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। मीडियम में उससे कम होगा, उसमें कार्बन ज़्यादा होगा, और हाई कार्बन स्टील में और तो आपका होगा, इसलिए उसमें डक्टिलिटी और कम होगा। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर कार्बन कम है तो आपका डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मटेरियल आपका सॉफ्ट होता है। चलिए, तो कह रहा है कि व्हेन मोर डक्टाइल स्टील बिकम सॉफ्ट। बात समझ में आ गया कि अगर आपका स्टील ज़्यादा डक्टाइल है तो वह आपका क्या होगा, ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो अगर मटेरियल डक्टाइल है तो अगर कम भी लोड पड़ रहा है तब आपका वह इलोंगेशन ज़्यादा कर रहा है। तो कहेंगे कि एट वेरी लेस लोड इट इलोंगेट मोर। बात समझ में आ गया कि अगर कम भी लोड देंगे तब आपका इलोंगेशन ज़्यादा होगा। कब, जब आपका कार्बन कंटेंट कम हो जाएगा। और जब इलोंगेशन ज़्यादा होगा तब हम लोग उसको स्ट्रक्चरल मेंबर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन इलोंगेट मोर, इसलिए ज़्यादा डिक्रीज भी होना सही नहीं है, देन इट कैन नॉट बी
कैन नॉट बी used as a structural member। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि अगर आपका कार्बन एलवाई आपका 2% तक है तो उस कार्बन को क्या कहेंगे, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो देखिए आयरन कार्बन एलवाई containing up to 2% carbon, then steel is known as कार्बन स्टील। तब उस स्टील को हम लोग क्या कह देते हैं, कार्बन स्टील। अगर आपका कार्बन जो है आपका 2% तक है तब उस स्टील को हम लोग क्या कह देंगे, कार्बन स्टील कह देंगे। बात क्लियर हो गया। तो जब आपका कार्बन एलवाई 2% तक है तो उस स्टील को हम लोग क्या कह देंगे, कार्बन स्टील। अगर आपका आयरन कार्बन आपका 2% से ज़्यादा होगा तब उसको क्या कहेंगे, अब देखते हैं। तो आयरन कार्बन एलवाई containing more than 2% carbon, then it is known as कास्ट स्टील। उसको क्या कह देते हैं, कास्ट स्टील कर देंगे। और इसमें कितना परसेंटेज रहेगा आपका, 2.5% से लेकर 4.5% तक। तो बात समझ में आ गया। दो तरह का भी हम लोग स्टील पढ़े, एक कार्बन स्टील पढ़े और एक हम लोग का कास्ट स्टील पढ़े। तो कार्बन स्टील में आपका 2% तक कार्बन रहेगा और कास्ट स्टील में आपका 2% से ज़्यादा रहेगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि फॉर कार्बन कंटेंट थिकनेस और डायमीटर लेस देन और इक्वल टू 20 mm the maximum percentage limit is 0.23 ± 0.02। बात समझ में आ गया कि अगर आपका कार्बन कंटेंट आपका क्या है 20 mm से कम है, अगर उसका थिकनेस आपका 20 mm से कम है और इक्वल है तब आपका मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट आपका कितना हो जाएगा, 0.23 से लेके आपका 0.02 तक हो जाएगा। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। अगर आपका थिकनेस फॉर कार्बन कंटेंट थिकनेस और डायमीटर मोर देन 20 mm, then maximum percentage limit is 0.25 ± 0.03। तो ये चीज़ हो गया। अगर आपका कार्बन कंटेंट आपका और उसका थिकनेस आपका क्या है 20 mm से ज़्यादा है तब आपका मैक्सिमम लिमिट इतना हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग का कार्बन कंटेंट
क्लियर हो गया। अब हम लोग को आगे सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारा जो आगे का कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब सिलिकॉन, फास्फोरस ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बिहेवियर ऑफ स्टील अंडर लोड के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ेंगे। फिर रोल्ड स्टील सेक्शन वगैरह ये सब के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। ओके।